नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रेलवे नोट्स पर। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का वो पेपर जो भी हाल ही में 28 नवंबर सन 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, परीक्षा के पैटर्न को समझने के लिए लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर कुछ नहीं होता। आज हम विज्ञान के 25 ऐसे सवालों को गहराई से समझेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द्विविखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? तो आपके ऑप्शन है ए एक, बी एक भी नहीं, सी 4 और ऑप्शन डी है 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं यह कोई कोशिका है, मान लेते हैं ये अमीबा ही है। तो इसमें क्या होता है, पहले ऐसे रहता है, उसके बाद फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे इसमें दो केंद्रक बनने लगेंगे। जब दो केंद्रक बन जाएंगे तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये केंद्रक जो इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो भी धीरे धीरे अलग होना शुरू करेंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसलिए संतत कोशिकाएं कितनी हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? और कथन एक है कि एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के अनुदिश केंद्रित संकेंद्री वृत्त बनाती हैं। और दूसरा है कि इस चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण हस्त यानी कि राइट हैंड अंगुष्ठ नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है कि कथन एक गलत है परंतु कथन 2 सही है। दूसरा ऑप्शन है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। और तीसरा है कि कथन 1 और कथन 1 सही है परंतु कथन 2 जो है वह गलत है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा की मुकुलन प्रक्रिया में चरणों का अनुक्रम क्या है? तो आपके ऑप्शन है मुकुल आरंभ, उसके बाद मुकुल वियोजन, उसके बाद मुकुल परिपक्वता, उसके बाद नई बेष्टि। दूसरा ऑप्शन है कि मुकुल परिपक्वता, उसके बाद मुकुल आरंभ, उसके बाद मुकुल वियोजन, उसके बाद नई बेष्टि। और तीसरा ऑप्शन है कि मुकुल आरंभ, मुकुल परिपक्वता, मुकुल वियोजन और नई बेष्टि। और चौथा ऑप्शन है कि नई बेष्टि, मुकुलन परिपक्वता, मुकुल वियोजन और उसके बाद मुकुल आरंभ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुल प्रारंभ पहले रहेगा, उसके बाद मुकुल परिपक्वता, उसके बाद मुकुल वियोजन और उसके बाद ये नई बेष्टि हो जाएगी। तो चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि कैसे होता है। तो ये ज़्यादातर किस में होता है, हाइड्रा में। तो हाइड्रा मान लेते हैं ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तो ये ऐसे बना रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये इसमें से ऐसे बनने लगेगा। तो ये जब बनेगा उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये परिपक्व होगा। जब ये परिपक्व हो जाएगा तो फिर ये अपना अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद फिर से ये क्या हो जाएगा, अपना नई वेस्ट बना लेगा। तो उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहती नदी, एक बहती नदी, ऑप्शन बी है एक मेज पर रखी किताब, ऑप्शन सी है एक लुढ़कती गेंद और ऑप्शन डी है एक चलती ट्रेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक मेज पर रखी किताब। ये क्या है, ये स्थितिज ऊर्जा में है और बाकी सब क्या है, ये सब गतिज ऊर्जा में है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक परवल अम्ल और एक परवल क्षार से बने लवण विलयन का
पीएच मान लगभग कितना होता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी तापमान के आधार पर 7 से कम या 7 से अधिक हो सकता है, ऑप्शन डी है 7 के बराबर और ऑप्शन डी है 7 से अधिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 के बराबर। तो जैसे हम मान लेते हैं एक शक्तिशाली अम्ल हो गया हमारा HCl और एक शक्तिशाली बेस हमारा हो गया NaOH। अब ये मिलकर क्या बनाएंगे? अम्ल और क्षार मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं? लवण और जल। NaCl हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सक्रियता श्रृंखला में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आमतौर पर प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो आपके ऑप्शन हैं कार्बोनेट के रूप में जिन्हें भर्जन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी है अत्यधिक अपक्रियाशील ऑक्साइड के रूप में, ऑप्शन सी है अपनी मुक्त अवस्था में और ऑप्शन डी है सल्फाइड के रूप में जिन्हें निस्तापन की आवश्यकता होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपनी मुक्त अवस्था में। और ये सक्रियता श्रेणी में ये धातुएं सबसे नीचे आती हैं, जिसका अर्थ है कि ये बहुत ही कम अपक्रियाशील हैं। ये हवा में ऑक्सीजन या नमी के साथ में क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए ये मिट्टी में शुद्ध या मुक्त अवस्था में ही मिल जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाए पहले ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है नाभिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाभिक। जब रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों को बौछार किया तो उसने देखा था कि कुछ कण वापस लौट आए। इससे यह पता चला कि केंद्रक में एक बहुत ही छोटा ठोस और धनावेशित हिस्सा है जिसे उन्होंने नाम दिया था नाभिक। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि सुकेंद्रकी कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी अपशिष्ट का पाचन, ऑप्शन डी भोजन के भंडारण इकाई के रूप में कार्य करना और ऑप्शन डी है कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असंतृप्त कार्बन यौगिक का सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या है? आपके ऑप्शन है इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्वि या त्रिबंध होता है। उसका दूसरा ऑप्शन है कि ये केवल चक्रीय संरचनाओं का निर्माण करते हैं, ऑप्शन सी है इसमें सदैव ऑक्सीजन के साथ एक प्रकार्यात्मक समूह होता है और ऑप्शन डी है सभी कार्बन परमाणु केवल एकल आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम 2 या फिर 3 आबंध होता है और जो एक बंध जिनमें होता है उसे हम संतृप्त कार्बन बोलते हैं। यानी कि ये होता है हमारा एन, एक होता है इन और एक होता है आइन। तो ये एक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, ये 2 और ये 3। तो ये दोनों क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं और ये अकेला क्या होता है? संतृप्त होता है। और ये हाइड्रोकार्बन के भाग हैं, यानी कि 3 भागों में इसे बांटा गया है, जिनमें एन जो होता है वह संतृप्त होता है और बाकी 2 क्या होते हैं? ये असंतृप्त होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि
जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके सभी घटक रंगों में से बैंगनी रंग सबसे अधिक बंकन करता है। यह किस कारण होता है? तो आपके ऑप्शन है कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है और इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन बी है कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है और इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। ऑप्शन सी है कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और इसलिए इसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। और चौथा है कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है और इसलिए इसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है इसलिए इसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है। और जो होता है ये मान लेते हैं हमारा है प्रिज्म। और प्रिज्म से जब हम प्रकाश के श्वेत किरणों को निकालते हैं तो ये 7 किरणों में विभाजित हो जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा विक्षेपित होती है तो वो होता है हमारा बैंगनी ही, और सबसे कम विचलित जो होती है वो होता है हमारा लाल रंग, लाल रंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है कि यह पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर नहीं करता, यह एक अकेंद्रीय बल होता है, यह पृथ्वी के केंद्र से दूर कार्य करता है, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र परागण से पहले पुष्प की वर्तिका काट देता है, सबसे अधिक संभावित परिणाम क्या होगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, परागण तेजी से होगा, ऑप्शन बी है निषेचन नहीं होगा, ऑप्शन सी है बीजांड बीज में बदल जाएगा और ऑप्शन डी है कि पराग नलिका अधिक तेजी से बढ़ेगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निषेचन नहीं होगा। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, द्रव को जमाना, ऑप्शन बी है चीनी को जल में घोलना, ऑप्शन सी है गैस को संपीड़ित करना और ऑप्शन डी है ठोस को गर्म करना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीनी को जल में घोलना। जब हम पानी में चीनी या नमक घोलते हैं तो पानी का स्तर लेवल नहीं बढ़ता क्योंकि चीनी के कण पानी के कणों के बीच मौजूद खाली जगहों में समा जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की अवस्था चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित होती है? ए दिया है कि तापमान, बी दिया है दाब और सी दिया है आयतन। तो आपके ऑप्शन है केवल बी और सी, ऑप्शन बी है केवल ए और सी, ऑप्शन सी है ए बी सी और ऑप्शन डी है केवल ए और बी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ए और बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, तरंग की ऊर्जा, ऑप्शन बी है आवृत्ति और ऑप्शन सी है चाल और ऑप्शन डी है तरंग दैर्घ्य। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, तरंग की ऊर्जा। तरंग की ऊर्जा उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आयाम जितना बड़ा होगा तरंग उतनी ही शक्तिशाली होगी।
उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि एक धात्विक चालक का प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में वृद्धि, ऑप्शन बी है लंबाई में कमी, ऑप्शन सी है तापमान में कमी और ऑप्शन डी है तापमान में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तापमान में वृद्धि। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन ये है दोहरा विस्थापन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण और ऑप्शन डी है अपघटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोहरा विस्थापन। इसमें क्या होता है कि जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 आपस में मिलते हैं तो ये बन जाते हैं BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी विस्थापन हुआ और यहाँ पर ये दोनों चेंज हो गए, तो इसे क्या बोलेंगे हम दोहरा विस्थापन बोलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिकाओं में सूजन या सिकुड़न की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है सीधे तौर पर किस कारक के कारण होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेलुलोज का तेजी से टूटना, ऑप्शन बी है नई प्रोटीन संरचनाओं का निर्माण, ऑप्शन सी है उनकी कोशिका भित्ति का कठोर होना और ऑप्शन डी है कि उनके आंतरिक जल की मात्रा यानी कि वाटर कंटेंट में परिवर्तन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उनके जल की आंतरिक मात्रा में परिवर्तन। जब पौधों में जब रक्षक कोशिकाओं में पानी भरता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं, और जब पानी बाहर निकल जाती है तो वे सिकुड़ जाते हैं और रंध्र बंद हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बोलते हैं इसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का अवलोकन कीजिए, जैसे H2S+I2, उसके बाद यह 2HI और यस। कौन सा कथन इस रेडॉक्स अभिक्रिया का सही वर्णन करता है। कथन एक दिया है कि H2S ऑक्सीकरण से सल्फर बनता है और कथन दो है कि आयोडीन का अपचयन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन एक और दोनों सही है। इसमें H2S का ऑक्सीकरण हुआ है और उसके बाद दिया है कि आयोडीन का अपचयन हुआ है, दोनों सही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित में से किसका नियम भी कहा जाता है। यानी कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ऑप्शन ए है जड़त्व, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन डी है बल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जड़त्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपशिष्ट को 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया, हरा रसोई अपशिष्ट और नीला प्लास्टिक धातु कांच। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है। तो ऑप्शन ए है कि संग्रहण शीघ्रता से होता है, ऑप्शन बी है कि दुर्गंध कम होती है और ऑप्शन सी है अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय से पृथक करने में सहायता मिलती है और ऑप्शन डी है कि अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय से पृथक करने में सहायता मिलती है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपके ऑप्शन ये है कि भोजन बनाने वाली एक हरी पत्ती, ऑप्शन बी है
जीवाणुओं को निगलने वाली श्वेत रुधिर कोशिका। ऑप्शन सी है संकेत भेजने वाली तंत्रिका कोशिका। और ऑप्शन डी है कि ऑक्सीजन पहुंचाने वाली लाल रुधिर कोशिका। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणुओं को निगलने वाली श्वेत रुधिर कोशिका। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन मोचन कारक यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को विमोचित करता है। तो आपके ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है थाइमस और ऑप्शन डी है आद्विक ग्रंथियाँ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व और द्रव्यमान के संबंध में पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई का कारण क्या है। तो आपके ऑप्शन ये हैं कि ऑप्शन ए पत्थर का परमाणु बल, ऑप्शन बी है अधिक द्रव्यमान के कारण अधिक जड़त्व, ऑप्शन सी है प्रथम नियम का पालन और ऑप्शन डी है कम घर्षण। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक द्रव्यमान के कारण अधिक जड़त्व। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला दिया है कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, दूसरा है कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और तीसरा है कि सदैव बिंब से छोटा होता है, और चौथा है कि सदैव बिंब से बड़ा होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा। दूसरा क्या है कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये क्या है आपका सही है। और चौथा दिया है कि सदैव बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों ये थे 28 नवंबर 2025 शिफ्ट फर्स्ट के विज्ञान के सभी 25 प्रश्न। उम्मीद है कि हर सवाल का हल और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इस क्लास की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पेपर के साथ। जय हिंद।